आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं एनएन चैनल। मैं हूं अनीस फातिमा। पेश है अब तक की खबरों की तफसील। वजीर आईटी व सनत केटी रामा राव ने ट्वीट के जरिए बताया कि मैं ये बात मसरत के साथ रियासत के अवाम को अमेज़ॉन वेब बता रहा हूँ कि रियासत में सर्विस का आगाज़ कर रही है और इस सिलसिले में 20.761 करोड़ की सरमायाकारी की जाएगी। केटीआर ने ट्वीट के जरिए बताया कि 2022 तक अमेज़ॉन वेब सर्विस के 3 जोन्स के आगाज़ का इम्कान है। वाज़ेह है कि नई रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद से मुल्क और बैरूनी ममालिक के कई एक कंपनियों का क़याम अमल में लाते हुए बड़े पैमाने पर यहाँ पर सरमायाकारी कर रहे हैं। కార్యాలయాన్ని హైదరాబాద్లో ఏర్పాటు చేసిన అమెజాన్ సంస్థ ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత అత్యంత భారీ పెట్టుబడి 20,671 కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడిని ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రూపంలో హైదరాబాద్ నగరంలో అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ అనే కంపెనీ ద్వారా డేటా సెంటర్లు ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా ఒక కీలకమైన నిర్ణయం తీసుకుంది। ఈ విషయం పట్ల ముఖ్యంగా ఈ నిర్ణయం పట్ల నేను తెలంగాణ ప్రభుత్వం తరపున వారికి హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ పెట్టుబడితో హైదరాబాద్ నగరంలో ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో డేటా సెంటర్లు తద్వారా వచ్చే ఉపాధి అవకాశాలు మరింత విస్తృతమవుతాయి। దాంతోపాటు రేపటి రోజున సర్వర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కానీ ఇంకా ఇతర రంగాల్లో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రంగానికి సంబంధించి కూడా మరి మనకు అవకాశాలు పెరిగేదానికి చాలా మార్గం సుగమమైంది। దీంతోపాటు మనకి అమెజాన్తో ఉన్న బంధం ఇప్పటికే ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద క్యాంపస్ కానీ ఏషియాలోనే అతిపెద్ద ఫుల్ఫిల్మెంట్ సెంటర్ కానీ అదే రకంగా మళ్ళీ ఈరోజు భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద డేటా సెంటర్ కానీ మన దగ్గర రావడం తెలంగాణకు గర్వకారణం। తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో టీఎస్ ఐపాస్ విధానం ద్వారా అదే రకంగా ఆకర్షణీయమైన పాలసీల ద్వారా పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడులు వస్తున్న విషయం అందరికీ తెలిసిందే। మరి ఈరోజు $2.77 బిలియన్ పెట్టుబడి అంటే చాలా పెద్ద పెట్టుబడి, చాలా సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ దీనివల్ల స్థానిక యువతకి ఉపాధి అవకాశాలు పెరుగుతాయి, మరిన్ని కంపెనీలు తెలంగాణకి రావడానికి కూడా మరొకసారి ఈ రోజు ఈ నిర్ణయం వల్ల మాకు ఒక మార్గం పడింది। నా సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి ముఖ్యంగా వారు తీసుకొచ్చిన విధానాల నుండి వారు ఇచ్చిన ప్రోత్సాహం। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर मुनक़िद करने हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सैलाब तबाहकारियों के बाद अंदेशा था कि बल्दिया इंतखाबात को मुलतवी किया जा सकता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट की तैयारी का अमल शुरू करके इशारा दिया कि इंतखाबात जनवरी के दूसरे या तीसरे हफ्ते में होंगे। बाखबर ज़राए के मुताबिक मुतासरा इलाकों में राहत और इमदादी कामों में हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से मौक़िफ़ जानने की कोशिश की है। बताया जाता है कि राहत और इमदादी कामों को इंतखाबी ज़ाब्ते के अखलाक से मुस्तशना करार देने अपील की गई है ताकि इंतखाबी एलामिया की इजराई के बावजूद मुतासरीन में इमदादी काम जारी रखे जाएं। हुकूमत शहर में नवंबर व दिसंबर के दरमियान बाज़ नए तरक्याती प्रोजेक्ट्स के आगाज़ का मंसूबा रखती है। फहरिस्त राय दहिंदगान की तैयारी का काम 13 नवंबर को मुकम्मल हो जाएगा और जिसके बाद इलेक्शन कमीशन इंतखाबी एलामिया जारी कर सकता है। ग्रेटर हैदराबाद में डबल बेडरूम मकानात की तामीर और दरख्वास्त गुजारों में तकसीम का अमल जारी है। सीनियर कांग्रेस कायद जी निरंजन मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव की जानिब से बीसी तबकात से मुताबिक किए गए रिमार्क्स की मजम्मत करते हुए बताया कि कांग्रेस ने 1979 में बीसी तबकात को मुलाजिमत और तालीम में 25% तहफ़्फ़ुज़ात दिए थे और राजीव गांधी ने बीसी तबकात को इंसाफ दिलाने की खातिर पंचायत और बल्दिया एक्ट 73 में तरमीम की थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इंतखाबात का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। में दिमाग रखकर बात करिए, असलियत को भूलकर मत बात करिए। आपने कांग्रेस पार्टी के ऊपर इल्जाम लगाने से पहले आप हमारे को ये बात बताइए, गुज़िश्ता इलेक्शंस में 2016 जीएचएमसी इलेक्शंस के दौरान सुप्रीम कोर्ट का ये एडवाइस था, जो भी इलेक्शंस में रिजर्वेशंस करते तो वो 50% के बढ़कर रिजर्वेशन नहीं करना, उसके अंदर रिजर्वेशन करने की बात उन्होंने करे, सुप्रीम कोर्ट हिदायत दिया। मगर आप लास्ट टाइम नहीं कितना रिजर्वेशंस प्रोवाइड करें, टोटल
41% रिजर्वेशन ही प्रोवाइड करेगा। अब अभी 9% रिजर्वेशन बीसीस को मिलना था। बीसीस को लास्ट टाइम ने आप 50 सीट दिए, अभी 13 सीट नहीं बीसीस के वास्ते दे सकते थे, रिजर्व कर सकते थे, आप नहीं करे। हमारे को ने पूछने का मौका नहीं दिए, लास्ट मोमेंट तक पेंडिंग रखकर आज आप डिक्लेयर करें रिजर्वेशंस को। नेक्स्ट डे स्टेट इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी किया, हम उसके ऊपर फिर बहस नहीं कर सके। मगर अब फिर जीएचएमसी के एक्ट के मुताबिक हर एक इलेक्शंस में रिजर्वेशंस को करार करना, डिवीजन्स को रिकॉन्स्टिट्यूट करना वो एक्ट में था। मगर कुछ दिन पहले आपने असेंबली में एक बिल पेश कर उसके अंदर एज इट इज रिजर्वेशंस रहेंगे बोल के आप डिसीजन लिए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2016 में भी आप मंत्री थे, जब बीसीस को नहीं अन्याय हो रहा था, बीसीस को कम। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव अपने हल्के असेंबली सनत नगर में 25 अफराद में 25 लाख से जायद रकम की शादी मुबारक स्कीम के चेक्स तकसीम किए। उन्होंने इस तकरीब को मुखातिब करते हुए बताया कि मुल्क भर में तेलंगाना वाहिद रियासत है जहां वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में शादी मुबारक और कल्याणा लक्ष्मी स्कीम के तहत गरीब लड़कियों की शादियों के लिए 1,16,000 रुपये दिए जाते हैं। उन्होंने बताया कि शहर हैदराबाद में बड़े पैमाने पर शाहराहों की तामीर और फ्लाईओवर्स ब्रिजेस का क़याम अमल में लाते हुए ट्रैफिक के मसले को हल किया। उन्होंने दावे के साथ कहा कि बहुत जल्द ग्रेटर हैदराबाद में 1 लाख डबल बेडरूम मकाना तकसीम किए जाएंगे। इस मौके पर टीआरएस कॉरपोरेटर्स और टीआरएस कारकुनान भी मौजूद थे। रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने जुमा के रोज मलकाजगिरी म्युनिसिपल जोनल कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद करते हुए तबादले ख्याल किया है। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने सैलाब से होने वाले नुकसान में मुबैना बेज़ाब्तगियों के इल्ज़ाम में टीआरएस कायदीन के खिलाफ कार्रवाई करने और असल मुतासरीन के साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया है। इस मौके पर डीसीसी के सदर कन्ना श्री साइलम गौड़ और दीगर कांग्रेस कायदीन भी मौजूद थे। మీరు ఇప్పుడు పంపకాలు చేసిన వాళ్ళు సంబంధం లేని వాళ్ళు పంచిన వాళ్ళను ఇది ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఇన్ని అప్లికేషన్లు తీసుకొచ్చిన నేను ఈ మొత్తం డాటా దీంట్లో ఒక్కొక్క దాంట్లో ఇంతమంది లబ్ధిదారులు ఉన్నారు. దీంట్లో ఈచ్ అప్లికేషన్ సింగిల్గా దీంట్లో మేము లిస్టు అంటే ఒక్కొక్క దాంట్లో కొన్ని వేలు ఉన్నాయి. వీళ్ళందరూ లబ్ధిదారులు ఉన్నారు. మీరు పిక్ అండ్ చూస్ కింద ఇచ్చి మీరు ఏం చేయదలుచుకున్నారు, ఏం చేస్తున్నారు, అసలు మాకు సంబంధం లేకుండా మీరు మంచి స్థానికంగా మేము అసలు ప్రజాప్రతినిధుల కింద కూడా మేము కనిపిస్తలేమా? ఏంది అసలు మీ విధానం ఏంది? పరిహారం వాళ్ళకి ఇవ్వకుండా ఏ టీఆర్ఎస్ జెండా మోసిన గాడిదలు ఉన్నాయో ఆ గాడిదలు కొత్త గాడిదలు కొన్నిటిని జమ చేసుకొని ఎక్కడెక్కడ వాళ్ళ చుట్టాలు ఉంటే బెంగళూరులో ఉన్న చుట్టాలను కూడా పిలుచుకొచ్చి ఆధార్ కార్డును అగ్గులో పెట్టి పైసలు తీసుకున్నారంట. ఇది మొదటి రకం దోపిడీ. ఇక రెండో రకం దోపిడీ, వాళ్ళు ముందల పంచుకుంటూ పోతే వెనకాల నుంచి 5 నుంచి 8 వేల రూపాయలు కమిషన్ కింద వెనకాల నుంచి ముందల ఫోటోలు దిగి పైసలు ఇచ్చినట్టు ఫోటోలు దిగి వెనకాల నుంచి బాధితులకు 2,000 4,000 చేతులు పెట్టి 6 నుంచి 8 వేల రూపాయలు వాళ్ళు వెనక్కి వసూలు చేశారు. ఇట్లా భరత్ నగర్ కాలనీ మౌలాలి దగ్గర 138 డివిజన్ల ఇట్లాంటి సన్నాసులు దొంగలు దోపిడీ చేస్తే ప్రజలు పట్టుకొని ఫిర్యాదు చేస్తే ఆ
అప్పటికప్పుడు తప్పించుకోవడానికి చంద్రకాంత్ అని, నర్సింగ్ అని, అదే విధంగా నాగరాజు అని ముగ్గురు దొంగలను పట్టుకొని చెప్తే ఎమ్మెల్యే గారు విధిలేని పరిస్థితిలో, తప్పని పరిస్థితిలో వాళ్ళను పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ చేసినని బహిరంగంగా చెప్పక తప్పలేదు. మరి పార్టీ దొంగతనం చేసిన సస్పెండ్ చేస్తే డిప్యూటీ కమిషనర్ గారికి రాతపూర్వకంగా ఫిర్యాదు చేస్తే దొంగతనం కేసు పోలీస్ స్టేషన్లో ఎందుకు పెట్టలేదు? ఈ కింది అధికారులు సిబ్బంది ఎందుకు దొంగలను కాపాడుతున్నారని చెప్పి ఇవాళ మేము అడుగుతున్నాం. ఇవాళ ఈ దొంగలు కొంతమంది అధికారులు టీఆర్ఎస్ ప్రజాప్రతినిధులు కలిసి పేదలకు చెందాల్సిన వరద ముంపు బాధితులకు అందాల్సిన 10,000 రూపాయలు అసలైన లబ్ధిదారులకు ఇవ్వకుండా వాళ్ళ కమిషన్లు ఇచ్చిన వాళ్ళకి కట్టబెట్టినరు. हैदराबाद शहर के सैफाबाद में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में शरीक होने वाले वजीर समाजी बहबूद के ईश्वर हादसाती तौर पर एक लिफ्ट में फंस गए। सैफाबाद में रिजर्व बैंक ऑफिस के सामने वाक़ स्मार्ट अपार्टमेंट्स में नए ऑफिस के इफ्तिताह के प्रोग्राम में वजीर मौसूफ ने शिरकत की। तकरीब में शिरकत के बाद वापसी के वक्त लिफ्ट अचानक उस वक्त रुक गई जब वजीर ईश्वर और दीगर अफराद तीसरी मंजिल से नीचे आ रहे थे। इसके साथ ही वजीर और दूसरे लिफ्ट में फंस गए। उन्हें लिफ्ट से बहिफाजत बाहर निकालने में तकरीबन 30 मिनट की मेहनत लगी। अमले ने बताया कि लिफ्ट में फनी खराबी पैदा होने के बायस वाक़या पेश आया। साबिक़ वज़ीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी और उनकी अहलिया की मौत पर आज मिनिस्टर्स क्वार्टर्स में ताज़ियती मीटिंग का इनेकाद अमल में आया। इस मीटिंग को वज़ीर फाइनेंस हरीश राव, TRS रुकन कानून साज काउंसिल के कविता और दीगर ने खिताब करते हुए साबिक़ वज़ीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी के खिदमात को खराज पेश किया और उनकी फ़ोटो पर फूल मालाएं पेश करने के बाद वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने एन नरसिम्हा रेड्डी के दामाद और दीगर अरकान ख़ानदान को पुरसा दिया। सैबराबाद के CP VC सजना ने कहा कि गुमशुदगी के मामलात पर ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर गुमशुदगी के मामलात ज़ाती वजूहात की बिना पर घर से भाग जाने की वजह से हैं और हर मामले को चैलेंज के तौर पर लेकर हल करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया का बच्चों के जहनों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है और मामूली बातों पर बच्चे घर से चले जा रहे हैं। सजना ने वालिदैन को मशवरा दिया कि वो अपने बच्चों पर खुसूसी तवज्जो दें। वाज़ेह है कि हाईकोर्ट तेलंगाना में गुमशुदा मामला से मुतालिक संजीदा है। हाईकोर्ट ने हुकूमत से सवाल किया कि गुमशुदगी के मामलात पर पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2014 से 2019 के दरमियान 8,000 गुमशुदगी के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा तादाद SC, ST और BC तबके से है। हाईकोर्ट ने इस दरख्वास्त पर समाअत की है। इस दौरान हुकूमत ने अदालत को बताया कि वो गुमशुदा मुकदमात पर एक्शन ले रही है। हुकूमत ने बताया कि इस मामले में शी टीम, दर्पण ऐप, खवातीन तहफ़्फ़ुज़ सेल और ऑपरेशन मुस्कान का आगाज़ किया गया है। हाईकोर्ट ने हिदायत दी कि गुमशुदा मुकदमात से मुताल्लिक़ हुकूमत के मंसूबे को वाज़ेह किया जाए। फिंगरप्रिंट्स DSP मल्सूर मन SI नवीन की मन सैबराबाद पोलीस तरफ नुंची మొత్తము 9 క్లూస్ టీమ్ వెహికల్స్ ని మరియు 3 ఫింగర్ ప్రింట్ వెహికల్స్ ని లాంచ్ చేయడం జరుగుతుంది। ఈ ఒక్క లాంచింగ్ కి కృషి చేసిన మన DCP క్రైమ్స్ రోహిణికి మొత్తం ఆమె టీమ్ కి మన ఫింగర్ ప్రింట్స్ DSP మల్సూర్ మన SI నవీన్ కి మొత్తం ఒక ఫింగర్ ప్రింట్ స్టాఫ్ అందరు కూడా నేను పేరు పేరు అభినందిస్తున్నాను। 15 డేస్ నుంచి మొత్తం ఆధునిక పరికరాలని తీసుకొని కొత్త ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ తీసుకొని ఈ ఒక్క లాంచింగ్లో బాగా కృషి చేసినారు। అంతకుముందు మన సైబరాబాద్లో
ఓన్లీ 3 క్లూస్ టీమ్ ఉండేది. ఒకటి మాదాపూర్, బాలానగర్ అండ్ శంషాబాద్కు. ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క డివిజన్లో కూడా ఒక క్లూస్ టీమ్ ఉంటుంది. అదేవిధంగా అంతకుముందు ఒకటే ఫింగర్ ప్రింట్ యూనిట్ ఉండేది మన సైబరాబాద్లో. ఇప్పుడు 3 ఫింగర్ ప్రింట్ యూనిట్స్, మొత్తం 3 జోన్ కూడా కేటాయించడం జరుగుతుంది. ఈ ఒక్క క్లూస్ టీమ్స్ అన్నీ కూడా మన ఏసీపీస్, కన్సర్న్ సబ్ డివిజన్ ఏసీపీస్ కింద ఈ సూపర్విజన్లో పనిచేయడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా మనము ఈ ఒక్క టీమ్స్ లాంచ్ చేయడంతో మనము ఎక్కడైనా కేసు అయితే ఆ డివిజన్లో సైంటిఫిక్ క్లూజ్ని కలెక్ట్ చేయడానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇమిడియట్ वजीर सेहत ईरा जद्दर ने मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर जिले करीमनगर में हाल ही में हलाक होने वाले मुतासरीन के अहल खाना से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। दरियासना हौजाबाद जोन के सिंगापुर गांव में बीमारी के सबब फौत होने वाले किशन के अहल खाना के अलावा सिरसा पल्ली में ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक होने वाले TRS विलेज ब्रांच सदर के अहल खाना से भी वजीर ने मुलाकात करते हुए इजहार ताज़ियत किया। इस मौके पर मुकामी नुमाइंदों के अलावा दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। वजीर पंचायत राज दयाकर राव ने कहा है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में देवादुला एतिपोतला स्कीम के तहत मुश्तरका ज़िले वरंगल को सरसब्ज़ व शादाब बनाना ही हमारा मकसद है। रियासती वज़रा दयाकर राव और सत्यवती राठौड़ ने इस सिलसिले में काकतिया होटल में एक इजलास मुनक़्क़िद करते हुए तबादला ख्याल किया है। इस मौके पर बात करते हुए दयाकर राव ने कहा कि मुश्तरका ज़िले वरंगल को सरसब्ज़ शादाब बनाने के एजेंडे के साथ कामों का आगाज़ करने, अराजी की निशानदही के कामों को मुकम्मल करने की ओहदेदारों को हिदायत दी गई है। हर एकड़ को सैराब करने के मनसूबा बंदी करते हुए कामों की तकमील करने की भी हिदायत दी गई है। ताहम अगर इस मामले में कोई भी रुकावट हायल होने पर CM KCR के रूबरू पेश करने का भी वजीर दयाकर राव ने ओहदेदारों को मशवरा दिया है। इस मौके पर वजीर सत्यवती राठौड़ ने कहा कि देवादुला एतिपोतला स्कीम के तहत तकरीबन 6 लाख एकड़ों को सैराब करने का हदफ है और अब तक 4.5 लाख एकड़ को सैराब किया जा चुका है। बाकी 1.5 लाख एकड़ को सैराब किया जाना है। इस इजलास में अरकान पार्लियामेंट भी प्रकाश P दयाकर, मालवत कविता, साबिक नायब वज़ीर आला MLC कड़ियम श्रीहरि, मेंबरान असेंबली T राजయ్య, मोती रेड्डी, यादगिरी रेड्डी, C वेंकट रमना रेड्डी के अलावा 6 अजला के कलेक्टर्स और दीगर मुतल्लिक़ा ओहदेदार भी मौजूद थे। 6 లక్షలపై ఎకరాలకు ఇవ్వాలనే ఆలోచనతో పెట్టుకుంటే ఇప్పటికే మీరు ఇచ్చిన సమాచారం మేరకు సుమారుగా 4.5 లక్షలకు నీళ్ళు వచ్చి ఇంకా కొంత గ్యాప్ ఆయనట్టు ఉంది. గౌరవ మంత్రివర్యులు అన్నట్టు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన సరే ఈ దేవాదులతో పాటు వేరే జిల్లాలు, మన ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాతో పాటు వేరే జిల్లాలకు కూడా మనం నీళ్ళు ఇస్తాం కాబట్టి ముందుగా ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాకే మొత్తంగా డెడికేట్ చేసి మొత్తం ఆయకట్టు తీసుకున్న తర్వాతనే మిగతా ఇచ్చే ఆలోచన చేద్దాం. ముందు మీకు ఎక్కడెక్కడ అవసరం ఉంది, ఎక్కడి వరకు వచ్చాయి, ఎక్కడి వరకు రాలేదు, మీరు ఒక సమీక్ష చేసుకోండి, ఆ సమాచారం నాకు ఇవ్వండి అని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు పదే పదే చెప్తా ఉన్నారు. కాబట్టి మరి పెద్దలు దయాకర్రావు గారు అన్నట్టు ఈ ప్రాజెక్టు పెద్దలు కడియం శ్రీహరి గారు ఇరిగేషన్ మంత్రిగా ఉన్నప్పుడే శంకుస్థాపన జరిగింది. వారికి పూర్తి అవగాహన ఉంది. GHMC के मेयर बीरराम मोहन ने मेहदीपट्टनम सर्कल मासाब टैंक विजयनगर कॉलोनी में खुसूसी सफाई मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर सैनिटेशन सेक्शन के एडिशनल कमिश्नर राहुल राज, जोनल कमिश्नर प्रोविनिया, चीफ माहिर नफ्सियात राम बाबू के अलावा दीगर भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में हालिया सैलाब की तबाहकारियों के बाद हुक्काम ने सफाई के इंतजाम पर तवज्जो नहीं दी है। कई मुतासरा इलाके आज भी कीचड़ और गंदगी का सामना कर रहे हैं। मानसून के आगाज के बाद वबाई अमराज फैलने के अंदेशे के तहत वजीर बल्दी नज़्म नस्ख KTR ने शहर के तमाम सर्कल्स में सफाई के खुसूसी मुहिम की हिदायत दी है कि KTR खुद मौजूद रहेंगे, जिसका मकसद शहर के तमाम इलाकों में कचरे की सफाई के अलावा बारिश से गिरे दरख्तों और तामीराती मलबे की सफाई शामिल है। हुक्काम को हिदायत दी गई कि खस्ता और बोसीदा इमारतों का तखलिया कराते हुए मुनहदिम किया जाए। मेयर बीरराम मोहन ने कमिश्नर बल्दिया और दीगर हुक्काम के साथ जायजा इजलास मुनक़्क़िद करके सफाई मुहिम की हिदायत दी है। मुहिम में 778 गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाएगा। इनमें 242 बल्दिया की गाड़ियां हैं, जबकि 556 गाड़ियों को किराए पर हासिल किया जाएगा। हर सर्कल में इस सफाई की निगरानी के लिए 960 टीम लीडर्स का तक़र्रुर भी किया गया है। जिले सिद्दीपेट के अकनापेट मंडल कटकुर में ज़रई बिल के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की क़यादत में जुमा के रोज़ दस्तखती मुहिम का आगाज अमल में आया। इस मौके पर TPCC के वर्किंग सदर
पूनम प्रभाकर, जिले सुदूर टी नरसारेड्डी, हल्का इंचार्ज BC चक्रवर्ती, कोहिडा और अकनापेट मंडल के सुदूर वकार कुनान ने शिरकत की। इस मौके पर पूनम प्रभाकर ने कहा कि दस्तखती मुहिम का मकसद मरकजी और रियासती हुकूमतों के तहत मुतारफ किए गए ज़रई बिलों के खिलाफ कांग्रेस के ज़ेर एहतमाम अवाम के दस्तखतों का हुसूल, इसके अलावा सैलाब मुतासरा 2000 क्विंटल बारीक चावलों और कपास की खरीदारी का मुतालबा करना है। उन्होंने कहा कि अगर इन ज़रई बिलों के खिलाफ एहतजाज नहीं किया गया तो किसानों को मजीद मुश्किलात का सामना होगा। రైతులు బిల్లు తెచ్చేటప్పుడు ఎంఎస్పీ ధర అనేటువంటి ఒక బెంచ్ మార్క్ ఉంచమని చెప్తే నిర్బంధంగా ప్రభుత్వం ఈ బిల్లు తెచ్చింది. దాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా సంతకాల సేకరణ జరుగుతోంది. అందులో భాగంగా ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా రైతులను కోరుతా ఉన్నాం, గతంలో BSNL ఫోన్ ఏ విధంగా ఉంటుందో ఇప్పుడు జియో ఫోన్ ఎట్లా వచ్చిందో, ఇగో రేపు పొద్దున కూడా మనం చిన్న చిన్న సన్నకారు రైతుల దగ్గర నుంచి మొత్తం కార్పొరేట్ ఫార్మింగ్ పేరు మీద ఆదాని అంబానీలు కప్పచెప్పేటువంటి ఒక కుట్ర జరుగుతోంది. కాబట్టి రైతులు దీన్ని దయచేసి గమనించండి. దేశంలో చైతన్యవంతమైన రైతులున్న పంజాబ్, హర్యానాలలో ఏ విధంగా అల్లరి జరుగుతుందో గమనించి ఈ సంతకాల సేకరణ లోపల ప్రతి రైతు భాగస్వామ్యం కమ్మని కోరుతూ ఈ బిల్లును ఉపసంహరించుకోమని మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన మరొకసారి డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మొక్కజొన్న వేసుకోకండి, సన్నధాన్యం వరేయండి, పత్తి వేయమని చెప్పినారు. ఇలా సన్నధాన్యం మార్కెట్లోకి వస్తూ ఉంటుంటే అది కూడా దొడ్డు వరకు దాంతో సమానమైన ధర చెప్తా ఉన్నాడు. మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన 2500 క్వింటాలతో కొనాలని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. అదేవిధంగా తడిసిన పత్తిని కొనమని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. దాంతో పాటుగా నువ్వు ₹1,00,000 హామీ ఏమైందని అడుగుతా ఉన్నాం. ఇలా హైదరాబాద్లో ఎన్నికలు ఉన్నాయని 10,000 ఇస్తున్నావు, ఇక్కడ తడిసిన ధాన్యాన్ని ఎందుకు అంచనా వేస్తున్నామని అడుగుతూ ముఖ్యమంత్రికి వ్యతిరేకంగా, ముఖ్యమంత్రి వ్యవసాయ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా గవర్నర్కి ఇచ్చేటువంటి దాని లోపల కూడా సంతకాల సేకరణ చేపడతా ఉన్నాం. ఇందులో 2 సంతకాలు తప్పక చేసి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అవలంబిస్తున్నటువంటి వ్యవసాయ వ్యతిరేక విధానాల పట్ల మీ మద్దతును మాకు తెలియజేయండి. కాంగ్రెస్ అంటేనే వ్యవసాయం అంటేనే కాంగ్రెస్. ఆ విధంగా రైతులకు అండగా ఉన్నాం. ఇలా దేశంలో రైతు చేసిన రాజ్యం విద్యార్థి आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड और हज कमेटी के साथ साबिक चेयरमैन व तेलुगु देशम के सीनियर लीडर गौस मोहिउद्दीन का इंतकाल हो गया। उनका ताल्लुक नेल्लूर जिले से था। गौस मोहिउद्दीन के इंतकाल पर साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने ताज़ियत का इजहार किया। आंध्र प्रदेश में 2 नवंबर को स्कूल्स दोबारा खोले जाने के बाद 262 तलबा और 160 टीचर्स कोरोना से मुतासर हुए हैं। ये स्कूल्स 9वीं और 10वीं जमात के लिए खोले गए थे। स्कूली तालीम महकमे के एक ओहदेदार ने ये बात बताई है। कमिश्नर स्कूली तालीम वी चन्नावीरा भद्रुडू ने कहा कि मुतासरा तालिबा और असातिज़ा की तादाद तशवीशनाक नहीं है। जब तलबा स्कूल्स को बाकायदा आ रहे थे उस वक्त ये तादाद ज़्यादा थी। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से स्कूलों में कोरोना से बचाव के तमाम तर एहतियाती इक़दाम का ख़ास ख्याल रखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 4 नवंबर को तकरीबन 4 लाख तलबा ने स्कूल्स में हाजिरी दी। उनमें 262 तलबा कोरोना पॉजिटिव करार पाए हैं। 1% भी नहीं है। ये कहना दुरुस्त नहीं है कि स्कूल जाने की वजह से उन्हें कोरोना हुआ है। आलमी वबा कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में मुतासरीन की तादाद 4.86 करोड़ से तजावुज कर गई है। इस वबा से निजात पाने वालों की तादाद 3.21 करोड़ से ज्यादा हो गई है, जबकि हलाकतों के एदाद शुमार 12.32 लाख से ज्यादा हो गई है। इस वबा से मुतासरा ममालिक में पहले, दूसरे और तीसरे मुकाम पर अमेरिका, हिंदुस्तान और ब्राज़ील हैं। कोरोना वायरस से इन तीनों मुल्कों में अब तक 2 करोड़ 35 लाख से ज्यादा अफराद मुतासर हो चुके हैं और 1 करोड़ 65 लाख अफराद इससे निजात पा चुके हैं, जबकि इन मुल्कों में कोरोना के खैर से अब तक 5,20,000 अफराद की मौत हो चुकी है। मुल्क में कोरोना वायरस को शिकस्त देने वालों की तादाद में मुसलसिल इजाफा जारी है, जिससे फाल मामलात में मुसलसिल कमी आ रही है, जबकि जुमा के रोज इन्फेक्शन के यौमिया मामलों में जुज़वी कमी वाक़ई हुई। इससे कबल लगातार 10 दिन तक इन्फेक्शन के नए केसों की तादाद 50,000 से कम रही। जुमेरात को इनकी तादाद इस एदाद को उबूर कर गई थी, लेकिन गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसमें खतरे कमी आई है और 47,000 से ज़ायद नए केसेस दर्ज हुए हैं। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 1539 नए केसेस मंजर आम पर आए, जबकि 5 अमवात हुई हैं। रियासत में कोरोना पॉजिटिव केसेस की तादाद 2,45,000 हो चुकी है, जबकि 1362 अमवातें हुई हैं। गुज़िश्ता 2 दिनों में 978 अफराद कोरोना से सेहतयाब भी हुए हैं।
चारा घोटाला में जेल की सजा काट रहे राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी लालू प्रसाद यादव की उम्मीदों को जबरदस्त झटका लगा है। उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी दी थी। अदालत में इस पर जुमा को समाअत हुई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उसे 27 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दिया था। इसका मतलब ये हुआ कि लालू प्रसाद यादव फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। उनकी जमानत अर्जी पर अब 6 त्योहार के बाद समाअत होगी। दरअसल दमका ट्रेजरी मामले में जेल में बंद लालू प्रसाद यादव की अर्जी पर जुमा को समाअत हुई। इस दौरान सीबीआई ने अपना मौक़िफ़ रखने के लिए मजीद वक्त का मुतालबा किया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने उसे 27 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दिया था। दमका ट्रेजरी से गैर कानूनी नकासी के मामले में लालू प्रसाद यादव आधी सजा काट चुके हैं। इसी बुनियाद पर उन्होंने अदालत में जमानत अर्जी लगाई, जिसकी समाअत अदालत ने मुलतवी कर दी है। माना जा रहा था कि हाईकोर्ट अगर लालू प्रसाद यादव को जमानत देती है तो आरजेडी सदर का बाहर निकलने का रास्ता साफ हो जाएगा। चारा घोटाले के दीगर मामलों में लालू प्रसाद यादव को पहले ही जमानत मिल चुकी है। फिलहाल लालू प्रसाद यादव रांची के रिम्स में जेर इलाज हैं। हिंदुस्तान और चीन के फौजी कमांडरों के माबैन 8वें दौर के मुज़ाकरे के दरमियान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने दो टोक कहा कि हिंदुस्तान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर किसी तरह की तब्दीली मंजूर नहीं करेगी। जनरल रावत ने जुमा के रोज नेशनल डिफेंस कॉलेज के हैरिक जयंती के मौके पर हिंदुस्तान की कौमी सलामती आइंदा दिहाई उन्वान पर 2 रोज़ा वेबिनार से खिताब करते हुए कहा कि मशरक़ी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सूरत हाल पुरकशीदा है और वहां हिंदुस्तानी फौजियों के करारे जवाब के सबब चीन के फौज को गैर मुतवक्के नताइज का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि चीन की जानिब से कब्जा और हमलावर सरगर्मियों के सबब LAC पर सूरत हाल कशीदगी का शिकार है। जनरल ने कहा, हिंदुस्तान का वाज़ेह तौर पर मानना है कि स्टेट्स को बहाल किया जाना चाहिए और अहम LAC को बदलने की किसी भी हरकत को मंजूर नहीं करेंगे। CDS ने चीन के साथ तसादुम की जंग की शक्ल इख्तियार करने का इम्कान कम बताया, लेकिन ये जरूर कहा है कि सरहद पर तसादुम, कब्जे और बिला वजह फौजी सरगर्मियों से बड़े तसादुम के इम्कान से इनकार नहीं किया जा सकता। जनरल रावत ने इनके बयानात को दोनों मुल्कों के फौजी कमांडरों के दरमियान 8वें दौर की बातचीत के तनाजुर में काफी अहम माना जा रहा है। With the potential for escalation, threatening our territorial integrity and strategic cohesion. The situation along the line of actual control in eastern Ladakh remains tense, and the PLA is facing unanticipated consequences of its misadventure in Ladakh because of the Indian Defence Forces' firm and strong response. Our posturing is unambiguous. We will not accept any shifting of the line of actual control. In the overall security calculus, border confrontations, transgressions, and unprovoked tactical military actions spiraling into a larger conflict cannot therefore be discontinued or discounted. सऊदी अरब ने गैर मुल्की वर्करों पर आयद म्यारी मुलाजमत की पाबंदियों को नरम करने और मुल्क में अशरों से नाफिज कफाला निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए लेबर इस्लाहात का ऐलान किया है। निजी शोबे में नया इस्लाह शुदा कफाला निज़ाम 14 मार्च 2021 से नाफिजुल अमल होगा। सऊदी अरब के नायब वजीर बराए इंसानी वसाइल और समाजी तरक्की ने बताया है कि नए निज़ाम का मकसद ममलिकत के लेबर मार्केट को पुरकशिश बनाना है। इसके तहत गैर मुल्की वर्करों को एक जगह से दूसरी जगह मुलाजमतों को तब्दीली करने का हक दिया जा रहा है और वो अब अपने कफील के इजाज़त के बगैर मुल्क छोड़कर जा सकेंगे। अब्दुल्ला बिन नस्र अबुल वसनैनी ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस निज़ाम के ज़रिए हम एक पुरकशिश लेबर मार्केट बनाना चाहते हैं। निजी शोबे में ये खदमात तमाम गैर मुल्की वर्करों को दस्तियाब होंगी। सऊदी अरब अपनी मईशत को मतनू बनाने की विजन 2030 के तहत निजी शोबे को तरक्की देना चाहता है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ANN चैनल। अल्लाह हाफिज।